चलो देखो आए केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे। किताब बंद कर लो, किताब बंद कर लो, रफ कॉपी बस खोलो, जो बोलते हैं लिखते जाओ। बुक बंद कर दीदी बस आ जाए तो हमको वो मिल जाएगा और एक कपड़ा दो। हाँ मैम तो पढ़ाने अच्छा पढ़ाने वो कपड़ा ऊपर ब्लैक कलर मास्क। अच्छा पागल हो गया लेक्चर का भी बोलता हूँ ऐसे कर रहे हंसने की आदत बहुत बेकार है, हम लोग को चिड़चिड़ होती है। चल रे पास बैठा है कोई ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे लगेंगे तुम्हारे हंसने से बहुत गुस्सा आता है। अरे माइक नहीं है, हल्ला नहीं करना, इसलिए पहुंच गए तो बाद में पूछेंगे दीदी से क्या करें। क्या होगा ज्यादा देर में, मेरे को समझ में नहीं, तो पहुंचने का कपड़ा होगा है ना। ये और कुछ क्या हो सकता है, इसको कान में भी नहीं पहन सकते, लेंस भी बड़ा होगा, रात को सोने के लिए है क्या ऐसे? पट्टा भी नहीं लगा, वो भी नहीं हो सकता। ये है क्या बैग पे लगाने के लिए? ये रहने दो मैम दिला नहीं पूछ रहा, अच्छे से नहीं पूछ रहा। दो एक थोड़ा अच्छे से लगा नहीं लगता देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, मिला के कहते हैं कैलकुलस। लोग से तो बनती होगी थोड़ी बहुत, मैथ्स में कराई होगी ना थोड़ी बहुत। कैलकुलस अभी नहीं स्टार्ट है, अभी स्टार्टिंग होगी, मतलब सेम लेवल पे कैलकुलस की कैलकुलेशन कैलकुलस अभी आज छोटी तक ला रहा था मेरे सफर एग्जाम में। कैलकुलस लगता है ये पागल है। कैलकुलस में क्या करना है अपन को, सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, साइड हेडिंग डाल के डिफरेंशिएशन। अच्छा तेज बोलना पड़ेगा आज। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है वो अपन को समझ ही नहीं है, सबसे पहले बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। जब अपन छोटे थे प्लस माइनस सीखे, कैसे सीखे, 1 + 1 2। ठीक है, कुछ नहीं पूछा कि ये प्लस क्या है क्यों है। 1 + 1 2, 2 + 1 3। अपन ने कुल देखा कि ये प्लस काम कैसे करता है, ये नहीं पूछा क्या है क्यों है, कब काम आएगा, फ्यूचर में कैसे काम आएगा। अपन ने कुल इतना सीखा काम कैसे करता है। जैसे ये प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, वैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक तरीके के टूल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ये डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन बचपन की चीजों में काम नहीं आता, इसलिए बचपन में कराया भी नहीं जाता। अभी की चीजों में काम आता है, इसलिए अभी कराया जाता है। सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, अभी 11th क्लास में एक चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसमें अपन केवल सीखेंगे फंक्शन कि ये काम कैसे करता है, 1 और 1 2 प्लस काम कैसे करता है, केवल ये सीखना है, इसको याद करना है। ठीक है, फुल याद करेंगे पहले, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर में यूज आएंगे बताते जाएंगे कि देखो यहाँ पे ऐसे यूज हुआ, यहाँ पे ऐसे यूज हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप बनने लगेगा, जैसे प्लस माइनस अपने आप बनने लगेगा, अपने आप बनने लगा था। ठीक है, तो अलग से इकट्ठा करके अपन को नहीं पढ़ना है, एक बार यूज करना बस सीख लो, यूज करते बनने लगा, फिर कैसे भी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना बताते जाएंगे तो यूज करते बनने लगेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबसे पहले जैसे प्लस लिखते हैं, प्लस का ये सिंबल है। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, डी डब्बा बाई dx। ठीक है, डी डब्बा बाई dx होता है ना। देखो ये डब्बे में कुछ भी भर सकते हैं अपन, अभी लगभग लगभग x की जगह भी कुछ और ले सकते हैं। अब इसका मतलब समझो कुछ कुछ ऐसा देखते हैं डिफरेंशिएशन का सिंबल। अब बताते हैं थोड़ी पीछे की चीज याद दिलाते हैं, शायद भूल गए हो या पढ़ाई में नहीं हो। फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन मतलब क्या होता है, देखो जब अपन एक्सेस बनाते थे, फंक्शन मतलब एक बार हमने पहले भी बताया था, अपन बनाते हैं एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, ये दो अपन एक्सेस बनाते हैं। अब देखो इस एक्सेस की अपनी गिनती होगी, उस एक्सेस की अपनी गिनती होगी, यहाँ पे गिनती लिख दी है।
1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर कोई चीज मान लो यहाँ है, इस पॉइंट में कहीं भी है, मतलब वो y एक्सिस में 1 पे है। कोई इस पॉइंट में कहीं भी है तो वो y एक्सिस में 4 पे है। अगर कोई इस पॉइंट में कहीं भी है तो वो x एक्सिस में 4 पे है। यहाँ कहीं भी है तो x एक्सिस में 2 पे है। तो ये अपनी एक्सिस की खुद की गिनती है। अब जब अपन बनाते हैं कोऑर्डिनेट, किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट बनाया, मान लो बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखे, मान लो x, y, मतलब 2,1 लिख दिया इस कोऑर्डिनेट को। किसी और कोऑर्डिनेट को अपन ने लिखा, मान लो y 4, तो अपन ने ले लिया इस पॉइंट को 4,2, ठीक है। कुल कोऑर्डिनेट के नाम दिए। अब ये भी अपन को पता है, अपन कोऑर्डिनेट के नाम दे रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट की गिनती एक्सिस पे लिखी है तो नाम देते हैं अपन से बनता है। अब एक चीज देखो, अगर कोई एक चीज दूसरी चीज पे रिलेटेड हो, अगर कोई एक चीज दूसरी चीज पे रिलेटेड हो तो भी अपन कोऑर्डिनेट के नाम दे सकते हैं। अभी जैसे हमने रैंडम बोल दिया 2,1 बनाओ, बनाया, बोल दिया 4,2 बनाओ, बनाया। अब हम तुमको देंगे फंक्शन। अभी हमने बोला कि अभी रैंडम बना रहे थे, अब रैंडम मत बनाओ। अब हमने दिया एक फंक्शन। फंक्शन तुमको क्या दिया कि जो y एक्सिस है वो 2x है, y इज इक्वल टू 2x, ये दे दिया हमने एक फंक्शन। अब इस फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो y और 2x में डिपेंडेंट कौन सा है, x एक्सिस डिपेंडेंट है कि y एक्सिस डिपेंडेंट है। तो देखो x डिपेंडेंट नहीं है। आप इसका ऊपर बंद करो, सबसे पहले साइड में हो तो मेरा साइड कर दो। देखो यहाँ पे x, देखो x डिपेंडेंट नहीं है, ऊपर तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। क्यों, देखो समझ में आएगा। अगर अपन y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी, 2 को इधर लेके जाओ फिर निकालो। लेकिन अब अगर अपन x की वैल्यू रखते हैं तो अपन y एक बार में निकाल लेंगे। तो देखो अब डिपेंडेंट के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, इंटरडिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू बढ़ाओगे उस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी बढ़ाओगे उस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो अपन को सीधा सीधा दिख रहा है, अगर x की वैल्यू अपन रखेंगे तो y की वैल्यू निकालने में इजी, यानी इजी पड़ेगा, और y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकालने में मुश्किल पड़ेगी क्योंकि 2 इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन रखते हैं x की वैल्यू 1। ठीक है, अपन यहाँ पे मेन एक्सिस x लेके चलते हैं और y को कहते हैं फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। x की वैल्यू रखी 1, y की आ गई 2, तो पहला पॉइंट ये मिल गया। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की 4 आएगी, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, अब ऐसे करके x देखो एक एक करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन y अपने फंक्शन के हिसाब से बढ़ रहा है। x एक एक करके आगे बढ़ रहा है लेकिन y अपने फंक्शन के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर उल्टा करेंगे, उल्टा कैसे, मान लो x is equal to 2 y upon 2, ठीक है, नीचे से आया y upon 2। अब अपन y को एक एक करके बढ़ाएंगे तो x उस हिसाब से बढ़ेगा। जब y 1 होगा तो x क्या होगा 0.5, 1 upon 2, तो y 1 है, ये x होगा 0.5, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0.5, देखो ना 0.5 ये कहलाएगा। अच्छा है ना, x 0.5 है, y 1 है, ये आ गया। अब y 2 है तो x कहलाएगा 1, तो y को अपन लेंगे 2, x आएगा 1, तो यही पॉइंट आ गया। अब y को 3 लेंगे तो 1.5, 1.5 यानी 1.5 ये लाइन है, ये लाइन से ऊपर और ये 3 था। y को 4 लेंगे 2, तो x क्या 2 और y आएगा 4, मतलब 2,4। तो देखो कुल मिलाकर लाइन तो तुम्हारी ही बन रही है। ठीक है, तो चाहे उसकी वैल्यू बढ़ाओ, उल्टा कर दे, कुछ कर दे, यानी अपन 2 को इधर लेके आए तो इसकी वैल्यू बढ़ाओ उसकी वैल्यू बढ़ाओ, लाइन तुम्हारी सेम ही बढ़ रही है। तो ये अपन को पता है लाइन अपनी सेम बढ़ेगी। बस अपन ऐसा करते हैं कि जिस साइड भी थोड़ा ज्यादा रहता है उसको अपन ले लेते हैं फंक्शन। जैसे अगर एक चीज x है, अगर एक चीज x है और एक चीज मान लो 3x है, ठीक है, मान लो या फिर ले लिया y इज इक्वल टू 3x, तो अपन बोलेंगे कि ये जो y एक्सिस है ये x का एक फंक्शन है। देखो 3x x का एक फंक्शन दिख रहा है,
x का फंक्शन कौन है y, 3x x का एक फंक्शन दिख रहा है और x का फंक्शन कौन है y, तो अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू fx। सिंपली अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि देखो fx मतलब फंक्शन ऑफ x। अच्छा फंक्शन मतलब देखो सबसे पहले फंक्शन कितने कितने तरीके के हो सकते हैं, फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। मान लो लिया fx, एक फंक्शन ऑफ x का एग्जांपल लो, कोई भी एक एग्जांपल लो। हां 2 क्या 2x, हाँ 2x, एक एग्जांपल ये हो गया और दो 3x, चलो 4x, 3x स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और fx इज इक्वल टू मान लो 4x क्यूब प्लस 3, ये एग्जांपल हो गया। ये सारे में देखो सबके आसपास यानी कोई ना कोई कोफिशिएंट लगेंगे, मतलब सारे फंक्शन हो गए किसके, x के, सारे x के फंक्शन है। अब अपन को क्या करना है, अगर होता y इज इक्वल टू 2x, अगर ये होता तो देखो 2x एक तरीके से फंक्शन ऑफ x है और y इज इक्वल टू 2x, यानी अपन इनकी यानी इंटरडिपेंडेंट केस में ये बता रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो y है वो फंक्शन ऑफ x है। देख के बताओ, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब जो y है वो खुद एक फंक्शन ऑफ x है। तो अपन को y कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, फंक्शन ऑफ x निकाल के। इतना समझ में आया, कैसे समझाएं, वो y है ना, y इक्वल्स टू x। देखो हमने बोला y इज इक्वल टू 2x का स्लोप बनाओ, y इज इक्वल टू 2x का स्लोप बनाने के लिए बोला, ये जो 2x है ये x का फंक्शन दिख रहा है, तो ये जो y है ये फंक्शन ऑफ x कह रहा है, यही बस कह रहा है, यानी कि ये 2x का फंक्शन, देखो ये बताओ 2y प्लस 3 किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, ये चीज y की फंक्शन है। अब हमने बताया कि दो एक्सिस इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, हमने बोला ये y का फंक्शन है, अपन को पता ही है। हमने बोला कि अगर ये करोगे तो तुमको x मिलेगी, अगर इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो तुमको x एक्सिस मिलेगी। तो अगर ये y का फंक्शन था तो ये भी y का फंक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। अगर ये y का फंक्शन था तो ये भी y का फंक्शन हो गया, तो अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। सिंपली अपन ये लिख देंगे। अब देखो थोड़ी से सॉल्व करके बताया करना कैसे है। अपन लेते हैं एक जनरल तरीके से याद लिख लो, याद टाइप का करते चलो तो आगे बढ़ने लगेगा। अपन लेते हैं y इज इक्वल टू fx, हमेशा अपन यही लेके चलते y इज इक्वल टू fx कि जो y एक्सिस है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। मतलब ये जो y एक्सिस है ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब y एक्सिस के जो भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे कैसे मिलेंगे, जब अपन फंक्शन ऑफ x में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू fx अपन यही करेंगे, ठीक है। ये बाई कन्वेंशन यही लेके चलते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y भी लिख सकते हैं, लेकिन बाई कन्वेंशन अपन यही लेके चलते हैं। अब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, ये मतलब अब इससे अपना क्या ग्राफ मिल सकता है। देखो अगर हम केवल इतना करते, अगर केवल इतना करते कि fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, केवल हमने इतना लिखा। अब हमने बोला देखो ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन कहला है, देखो ये फंक्शन ऑफ x लिखा है, मतलब एक तरीके से नाम है, मेन फंक्शन ये कहला है। अब बताओ अगर x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा, 5। फंक्शन ऑफ x 2 1 2 प्लस 3 5, x की वैल्यू 2 होगी तो 7, 2 2 4 प्लस 3 7। तो मतलब जब अपन x की वैल्यू डालते हैं तो अपन को फंक्शन की वैल्यू मिलती है। ये फंक्शन ऑफ x लिखा, ये लिखा, अगर अपन x की वैल्यू इसमें डालेंगे तो अपन को फंक्शन की भी वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये अपना क्लियर है। मतलब जैसे ही अपन ने वैल्यू डाली वैसे ही अपन को आंसर मिलेगा। लेकिन ये आंसर है क्या, ये बोले फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, अपन इसमें कुछ भी डालेंगे तो अपन को फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, ये चीज क्लियर है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू को उसमें कैसे पुट करेंगे, अगर केवल इतनी चीज दी जाए तो ये तो अधूरी है। अब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे अपन क्यों पुट करें जब इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। देखो अगर ये हमने fx नहीं लिखा रहता, मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, फंक्शन ऑफ x के इन दोनों से क्या लेना देना, तो उसको यहाँ पे क्यों पुट करें, तो यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। लेकिन जब हम लेते हैं कि y इज इक्वल टू fx, मतलब ये जो y एक्सिस है यही है फंक्शन ऑफ x,
तो जब अपन x की वैल्यू डालते हैं अपन को फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिलती है, मतलब अपन को y की वैल्यू मिल रही है। तो x की वैल्यू डालने से फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिल रही है, मतलब x की वैल्यू डालने से y की वैल्यू मिल रही है। तो जब भी हो y f(x), अपन x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके हिसाब से y की वैल्यू अपन निकालेंगे, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हो गई 5, डायरेक्टली कर लेते 5 7, x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू हो गई 7, ऐसे करते करते बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये कब होगा, ये केवल तभी होगा जब y f(x) हो। ठीक है, y x का फंक्शन होना चाहिए, तभी इस लूप में पुट कर सकते हैं। अगर केवल इतना दिया रहे तो नहीं कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले अपन को क्या पुट करते हैं, पता करना है कि ये जो y है ये f का फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लें जब फंक्शन नहीं होता। देखो, अगर हमने दिया हमने ये दिया, देखना फंक्शन ऑफ t, या फिर फंक्शन ऑफ t देखो y = s वेलोसिटी। ये देखो y क्या बता रहा है तुमको, s मतलब कि डिस्टेंस के बारे में, x बता रहा है वेलोसिटी के बारे में। अब हम दे रहे हैं फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t क्या दिया हमने, 4x t² + 3, ये दे दिया फंक्शन ऑफ t। अब देखो y डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, x वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, मतलब ना ही y ना ही x t का फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसको अपन उसमें पुट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो यही बताना चाह रहे थे कि अपन को देखना है कि y जो भी है फंक्शन ऑफ x या फिर ऐसा कुछ है कि नहीं, उसके बाद अपन स्लो बना सकते हैं। तो ये हो गई नॉर्मल फंक्शन की बात। अब देखो फंक्शन को डिफरेंशिएशन में कैसे लगाना है। यहाँ पे देखो d/dx है, d/dx का क्या मतलब है, जो भी नीचे रहता है उसकी रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी नीचे रहता है उसकी रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं। और किसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी ऊपर रहता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी नीचे रहता है उसकी रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हमने दिया ds/dt, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अपन देखो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, अपन डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। हमने दिया dv/ds, अपन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब किस जगह कितनी वेलोसिटी होगी, ये नहीं कि कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी, अपन बोल रहे हैं किस जगह कितनी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में या फिर डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में। तो देखो ऊपर जो रहता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे जो रहता है उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो भी ऊपर रहता है वो नीचे वाले का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे देख लो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूमरेटर शुड बी फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने दिया d, यहाँ पे दिया t² अपॉन dt, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t है और ये t² है, जो t² है वो t का फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने दिया मान लो d s²/dt, बताओ ये डिफरेंशिएट होगा तो, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि ये जो ऊपर दिया है किसी और का फंक्शन है ना, s का फंक्शन है, तो ये टाइम से डिफरेंशिएट नहीं होगा। मतलब जो ऊपर वाला रहता है वो नीचे वाले का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखना d²/dt तो हो जाता है, एक मिनट थोड़ा और क्लियरली बता रहे, s और t मिल जाएगा था। चलो आगे देखो, d/dx दी है। ठीक है, d/dx जो भी ऊपर रहता है वो नीचे वाले का फंक्शन होगा, तभी बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
अब नॉर्मली अपन लिखते हैं ऊपर y, मतलब नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं dy बाई dx, dy बाई dx लिखते हैं। अब अपन को एक एक्सेस भी होती है, इस एक्सेस में क्या होता है, जो y होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है। अब ये भी बता दें कि y x का फंक्शन है, तो अगर y x का एक फंक्शन है तो इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अपन को y की अलग अलग वैल्यू डालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। y की अलग अलग वैल्यू, अब देखो क्योंकि फंक्शन कैसा भी हो सकता है फंक्शन 3 हो सकता है फंक्शन 3x हो सकता है 3x स्क्वायर हो, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन फंक्शन x का रहेगा, इतनी गारंटी है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन रहेगा x का। तो y की अलग अलग वैल्यू डाल के निकालना है कि डिफरेंशिएशन की इस पूरे की वैल्यू क्या आती है। देखो y की वैल्यू अलग रहेगी जो यहाँ कहीं आएगी, x की वैल्यू अलग जो यहाँ कहीं आएगी, लेकिन जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू रहती है वो आएगी इस लूप में। ठीक है, y की अलग वैल्यू, x की अलग वैल्यू और इस पूरे की अलग वैल्यू आएगी जो कि इस लूप में अपन बताएंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ यूज होता है, वो समय के साथ बताएंगे। अभी बताओ इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको यूज करना सीखो, यूज कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फंक्शन होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले लिया dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। अब y की वैल्यू कुछ भी लेना है और अपन को देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे लो कैसे बताऊं, y इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे, तुम लोग बताना डी कहाँ से तुम लोग कैसे बताओ, हमें बताएंगे dy बाई dx की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले लिया, अगर y एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट मतलब एक ही है। कांस्टेंट का एक एग्जांपल तो मान लो 3, अगर y 3 है तो मतलब y हमेशा 3 रहेगा। अगर देखो y 3x होता तो x की वैल्यू 1 होती, y रहता 3, x की वैल्यू 2 होती, y हो जाता, हाँ y हो जाता 6, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता। लेकिन अगर y इज इक्वल टू 3 है मतलब वो x पे डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर x पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब वो हमेशा की हमेशा 3 रहेगा। x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन y की वैल्यू हमेशा रहेगी 3, तो 3 एक कांस्टेंट हो गया। तो अपन लेते हैं कि जब y है कांस्टेंट तो dy बाई dx की क्या वैल्यू हो जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो केवल एक का समझाते ना, बाहर का नहीं समझाएंगे क्योंकि आखिरी में तो याद ही करना है। dy बाई dx क्या, देखो y कांस्टेंट है मतलब y मूव नहीं कर रहा, d अगर मूव नहीं कर रहा तो मतलब इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में y हिल ही नहीं रहा। देखो जब ये एक्सिस 1 थी तब भी वो 3 था, जब ये एक्सिस 10 हो गई तब भी वो 3 है, मतलब इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में ये हिल ही नहीं रहा, मूव ही नहीं कर रहा। तो इसमें चेंज कितना आया, 0 का चेंज आया। तो जो dy बाई dx है मतलब देखो d क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा चेंज, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, d मतलब बिल्कुल छोटा सा चेंज। तो dy बाई dx, अब बताओ उसमें बिल्कुल छोटा सा भी चेंज आया, अगर बिल्कुल छोटा सा भी चेंज नहीं आया मतलब चेंज इन y हो जाएगा 0। इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में चेंज इन y हो गया 0, मतलब तो देखो इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में चेंज इन y हो गया 0, मतलब छोटा सा भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अगर y एक कांस्टेंट है तो dy बाई dx हो जाएगा 0, याद रखना है। अब देखो अगर y है x की पावर n, x की पावर n, देखो n कोई भी नंबर हो सकते हैं 2, 3, 4, 5। अगर y है x की पावर n तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस 1। अगर y ये है तो dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये आएगा। ठीक है, बताओ अगर y होता 3 स्क्वायर तो dy बाई dx क्या आता, 0 या 3 स्क्वायर 3 is 9,
तो वही आता 3 आता। 9, तो देखो 9 एक कांस्टेंट है तो माइनस तो वन कौन सा बोल रहे हैं? वाई वाला। हाँ वाई मुझे बता रहे पहले y3 स्क्वायर होता तो क्या आता? y3 स्क्वायर 9 आता। नहीं 9 आता, डिवाइड बाय dx क्या आता? 3 आता। नहीं नहीं 0 3x 3x 0 n कांस्टेंट है ना। अरे अच्छा। 9 एक कांस्टेंट है तो आ गया 0। अब बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब क्या आएगा? अब आएगा x x y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो x स्क्वायर। एक मिनट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला था इसके पहले हमने, x कैसे आया? n भी तो दिया है। x स्क्वायर से x करके बताओ। y x आएगा ना। नहीं देखो x स्क्वायर मतलब देखो ये इसके जैसा दिख रहा है, x की कुछ पावर दी है तो यहाँ पे क्या पावर को अपन नीचे ले आए, x की पावर को नीचे ले आए और ऊपर n-1 कर दिया। तो जो भी इसकी पावर थी, मान लो इसकी पावर दी थी 2 को अपन ले आए नीचे, यहाँ देखो 2 को ले आए नीचे और पावर में कर दिया 2-1। तो अगर y अपना 2 है, x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है 2x 2-1 मतलब कि 1, तो ये हो जाता है 2x। ठीक है, अगर y x क्यूब है तब 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, y x की पावर 4 है तो 4x क्यूब। ठीक है, ये वाला समझ में आया फंक्शन। अब x मतलब कोई भी नंबर, x कोई भी, अच्छा log वगैरह थोड़ी बहुत बनता है, log हाँ बताया तो था। चलो log थोड़ी सा बताते हैं जरा, यहाँ पे देखो क्योंकि अगला वाला समझाने के लिए log समझाना पड़ेगा। देखो किनारी थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे पावर होती है, पावर क्या मान लो 2 की पावर 3, कितना आंसर आएगा? 8 आ गया आंसर, 2 की पावर 3 भी आंसर 8 आ गया। ठीक, अब देखो जैसे अपन पावर लेते हैं इसी का थोड़ी सा उल्टा करते हैं तो लॉग आ जाता है। देखो ये था कुछ जो भी था उसका अपन ने एक्सपोनेंट एंड पावर ऐसा कुछ होता था ना, तो देखो एक रहता था बेस, अब इसकी अपन ने लगाई पावर तो अपन को मिल गया आंसर। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करना है, ठीक है, इसी को थोड़ा सा उल्टा करना है तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लॉग। सबसे पहले देखो रिप्रेजेंटेशन देख लो, सबसे पहले अपन ने लिखा लॉग। अब लॉग के यहाँ पे लिखा अपन ने 10, ठीक, यहाँ पे एक चीज ले ली मान लो 100 को लिख लेना, उसके बाद तुमको बनाते बनने लगेगा तो आंसर आएगा 2। ठीक है, एक लिखना फिर बनाना, देखो बनाना कैसे सिखा रहे हैं। अपन ने लिया log 10 फिर लिया ये और आंसर आया 2। मतलब देखो जो अपन लेते हैं उसमें ये लगानी पड़ती है पावर। देखो पहले अपन ने बेस नीचे लिया, अपन ने लगाई पावर। अपन जो यहाँ पे लेते हैं उसमें देखो ये नीचे है, सबसे पहले देखो सबसे नीचे ये है, सबसे नीचे ये है ना, जो सबसे नीचे है उसको ले लो बेस, जो सबसे नीचे उसको ले लो बेस, जो सबसे आखिरी में है उसको लगा लो पावर, और ये जो बड़ा सा दिया रहता है बीच में ये आ जाएगा आंसर। मतलब जब इस बेस में ये पावर लगाएंगे तो ये आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ जरा, log 2 इसका आंसर बताओ। 3 आया, 3 आया, कैसे समझो ऊपर वाला लेके समझो, आ गया 3। देखो सबसे पहले इसको लिया बेस, अब बेस में कुछ ना कुछ पावर लगानी थी, वो पावर दी गई और आंसर दिया है 8। तो 2 में अपन क्या पावर लगाएंगे, 8 आ जाए, तो 2 2 सा 4 2 सा 8, मतलब अपन जब पावर 3 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया, लिख लो जरा, 3-4 और क्वेश्चन कराते हैं। बैठ दे यार, तू फालतू साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, अलग पेज में लिख लो। यस के नीचे और लिखो y और y। हाँ, लॉग वाली चीज थी ना, इससे पहले थोड़ा सा लॉग सिखा दो फिर कराएंगे। अरे चलो अब
दो इसको। log 10 3 हाँ 3 3 ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3। नहीं 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 अरे, 4 आएगा 4 आएगा चार 4 दिया आएगा है। अब देखो अब वो 5 है 1 लाख 1 लाख आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। अब देखो ये बनने लगा अपन से, मतलब अपन को इतना समझ में आया कि लॉग, फिर अपन लेते नीचे एक बेस, तो उसको अपन ने लिख दिया बी, ठीक है, नीचे एक बेस ए भी कुछ भी लिख दो, अपन ने मान लो बी लिख दिया, और इज इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं पावर, तो लिख दिया पी। ये ए क्यों लिख दिया, आता है आंसर, ठीक है, ये हमने अपने तरीके से लिख दिया, बेस में अपन ने लगाई पावर तो आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो अगर तुमको लगा के दिया जाए यहाँ पे कुछ ना कुछ बेस, मान लो log 3, तो ये बेस लगाया मतलब कुछ ना कुछ बेस हो गया। अब हमें सही में क्लियरली नहीं पता कि बेस इसको कहते हैं कि इसको कहते हैं, लेकिन हम इसको बेस कहते हैं तो हमको सरल पड़ता है। अब अपन ने log बेस 3 लगाया तो अपना ये बेस 3 हो गया, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं लगाया और सीधे पूछा log, मान लो पूछा log 100, अब इसका क्या आंसर होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो अब हमने कुछ लगाया नहीं और ये है 100, तो आंसर क्या होगा, 10 की पावर 2 हाँ देखो 10 की पावर 2, मतलब देखो तुमने दोनों लगा दिए। देखो जब लॉग के नीचे कोई बेस नहीं दिया रहता, अगर लॉग के नीचे कोई बेस नहीं दिया रहता तो अपन को 10 लगाना पड़ता है, क्योंकि सबसे फेमस बेस यानी बाई कन्वेंशन यही कराते हैं कि 10, अगर कोई बेस नहीं दिया तो 10 लगा लो, नहीं तो बेस लगा। 90 दिए तो हाँ अगर 19 दिया है तो 19 लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई बेस नहीं दिया मतलब log 10 की बात अच्छा हो अच्छा, रही कोई है। ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू नहीं सकती तो वही नंबर फिर 1 लगा दो वहाँ पर, मतलब पावर 1। ऐसे अगर 94 है हाँ तो 94 नीचे और पावर 1। नहीं समझे, अच्छा जैसे वहाँ 100 की जगह 94 94 है तो तो 94 बेस 94 रखेंगे, फिर 1 पावर 1। नहीं ना, तो अगर जब 10 दिया है, 10 अच्छा भी नहीं बेस दिया। भी नहीं दिया, हाँ नहीं नहीं, तो फिर 94 नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते। अगर कुछ नहीं दिया मतलब 10 रखना पड़ेगा। अगर मतलब वहाँ 1 दिया हो तो कहाँ, बेस पे अगर बेस पे 1 दिया हो 1 into 94 1 into 94 क्यों करेंगे, 1 की टेबल में कितनी बार भी कर दो 94 नहीं बढ़िया आएगा, है वो तो। हाँ 94 नहीं आएगा, तो ऐसे तो यही करेंगे ना, बेस 94 रखेंगे, पावर 1 तो वही पावर आएगा। अगर वहाँ बेस हो पर सकता है, कुछ ना कुछ आएगा, भले बेस बेस पे 94 दिया हो तो अगर बेस में 94 दिया हो तो 94 बन जाए 94, वही आ गया। तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा। दिया है कि या तो बेस कुछ ना कुछ दिया हो, और अगर कोई भी बेस नहीं दिया हो मतलब log 10 की बात हो रही है, ये चीज देखो, अगर कोई भी बेस नहीं दिया मतलब log 10 की बात हो रही है। बेस नहीं, आंसर ना दिया बेस ना दिया हो, अगर बेस ना दिया हो तो बेस 10 लेना है, अगर कोई बेस के बारे में नहीं बताया तो बेस 10 लेना है, बेस के बारे में बताया जाए तो बेस लेना है, ठीक है। अब देखो log 10 की कुछ वैल्यूज याद कर लो, सबसे पहले पूरे फिजिक्स में काम आएंगे, log 10 की कुछ वैल्यूज याद कर लो। मान लो केवल log लिख रहे हैं मतलब log 10 की बात है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की वैल्यू बस तुम लोग बताओ, बाकी की हम बता देंगे। log 1 मतलब क्या? अच्छा ऐसा देखो ये सब है, One. log 1 log 2 log 10 था, log 1 की क्या वैल्यू है? 1 बेस 1 पावर 1। नहीं अरे बेस क्यों 1, जब कुछ नहीं दिया मतलब बेस तो 10 है। हाँ 10 हाँ तो अब 10 की क्या पावर लेने की 1 आएगा? माइनस में लेंगे पावर। बताओ क्या लेंगे 10 की पावर? 10 की पावर 0.1 जीरो नहीं, जीरो 0 लेंगे, किसी की भी पावर 0 रहती है तो आंसर 1 आता है, ठीक है। x की पावर 0 मतलब आंसर 1 आएगा, किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 आएगा, तो मतलब log 1 है, मतलब 10 की पावर अपन ने ली 0,
तो आंसर आ गया 1। यहाँ पे लिख देते हैं log बेस a इज इक्वल टू pt मतलब पावर। ठीक है, इसकी ये पावर लेके ये आ गया 10 की पावर 0 ली, आंसर आ गया 1। ये वाला बताओ 10 10 क्यों? वहाँ पर बाहर लेंगे ना। डबल नहीं पावर होगा 10 क्या देखो log 10 1 1 लेंगे क्योंकि देखो log में कुछ नहीं दिया मतलब बेस है 10। अब 10 1 जा 10 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, वो बेस 10 रहेगा ना बेस तो 10 ही रहेगा, कुछ नहीं दिया मतलब बेस 10। तो अब अपन को ये पता चलेगा कुछ नहीं दिया उसकी पावर log 1 equals to 0 ऐसा लिखते हैं ना। log 1 इज इक्वल टू 0 मतलब log 10 की पावर 1 है। अब देखो log 10 मतलब 1 आ गया, मतलब log 10 का आंसर आता है 1। अब देखो अब जो ये 0 है और ये 10 है मतलब ये 1 है, मतलब बीच के जो भी रहेंगे वो 0 और 1 के बीच में रहेंगे, ये अपन को पता है। log 10 की बस वैल्यू याद करनी पड़ती है अपन को। log 10 की भी वैल्यू कहाँ तक याद करनी पड़ती है? केवल 10 तक, यानी log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 10 केवल 10 तक याद करनी है, उसके बाद के अपन को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या वैल्यूज रहती है? 0.3। अब देखो मालूम थे 1 से तो सब कम रहेंगी, इसका कोई ट्रिक नहीं, याद ही करनी पड़ेगी। 0.47 आपको अपने तरीके से याद है, 0.6 ये वैल्यूज देखो। हर जगह लोग लिख लेना या फिर नहीं भी लिखना अगर समझ में आता तो। लिखिए। अब देखो लॉग के बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, अगर बेस में कोई नंबर नहीं दिया तो क्या लेना है? 10। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ नहीं दिया तो 10 लेना है। अब एक स्पेशल नंबर होता है क्या? 2.72। ये स्पेशल नंबर है 2.72। नाम क्या था वो हम बोल रहे हैं, 2.72 एक नंबर है, इसको अपन ई से यानी ई कहते हैं। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं, मतलब ई की क्या वैल्यू होती है? 2.72। एक स्पेशल नंबर है ई जो कि है 2.72। अब देखो log ई की क्या वैल्यू? अब अपन को देखो जैसे अपन log 1 log 2 log 10 ले रहे थे वैसे ये log ई भी होगा, तो log ई की भी वैल्यू निकाली जाती है, याद नहीं करनी, केवल एक वैल्यू याद करनी है। देखो सबसे पहले ये याद करो, अगर कोई चीज log ई है, अगर log ई है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे देखो अगर नॉर्मल log लिखा, जैसे मान लो log 10 है, उसको अपन केवल log लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। log 10 को log बस भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई बेस नहीं, मतलब 10 की बात हो रही है। log ई को अपन लिखते हैं ln मतलब नेचुरल log। ठीक है, log ई को अपन लिखते हैं ln। इसकी कोई भी वैल्यू याद करने की ln log नेचुरल। ठीक है, तो log 10 को लिखते हैं log और log ई को लिखते हैं ln। कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, दो वैल्यू इसकी ऑलरेडी तुमको पता है, कौन सी? एक वैल्यू ये ln 2.72। क्या आंसर आएगा? log ई। हाँ, आंसर क्या आएगा? 7.2 log ई आएगा 10। आंसर में लोग कैसे आएगा? कुछ नहीं तो 10 लगे। अरे ln दिया है ना, ln ई। ln अगर दिया है मतलब log ई दिया है। हाँ अगर log के आगे कुछ नहीं, देखो log दिया रहता तो इसकी बात होती, अगर ln बस दिया है मतलब इसकी बात हो रही है, log ई की बात हो रही है। ई की वैल्यू क्या है? 2.7। 2.72। ई की वैल्यू रखी
2.72 तो आंसर क्या आया? 1 आ गया। ठीक है, अब बताओ ln 0 क्या वैल्यू आएगी? ln 0 ln 1 0 0 किसी भी चीज का आंसर 1 का लॉग होगा तो उसकी पावर एक ही बात है ना 0। ठीक है, क्यों किसी भी चीज ये की लॉग या ln ले लो एक ही बात है ना या तो log e लो या तो ln लो, एक ही बात है। या तो log 10 लो या तो केवल log लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इतना पूरा लिख लिया, लिख लो बिल्कुल हर एक चीज अच्छे से। अल्लाह ने कहीं कहीं भी डालो। ये वो log e है क्या इसके ln 1 equal to 0 के ऊपर वाला log? अरे ln मतलब ही log ही है ना, log पर 2.72 मतलब log ही। बेटा शेयर नहीं क्या है एक वैल्यू याद रखो, एक वैल्यू क्या देखो, जैसे log 10, अब हमने बोला ना log की कोई वैल्यू याद रखनी है, बस log 10 की वैल्यू याद रखो। log 10 मतलब log बेस 10, इसकी वैल्यू याद रखने बोला। अब देखो इसमें क्या करना, log 10 कि अपन ने लिया log 10 बेस लिया आंसर 1 2 3 सारी वैल्यू। अब एक और याद रखो, जैसे e एक इम्पोर्टेंट नंबर है ना, e एक इम्पोर्टेंट नंबर है तो log e की वैल्यू भी याद रखो। 2.7 log e 72 अरे e की वैल्यू नहीं है, ये नेगेटिव हो सकती है log -2 -3 हमने तो नहीं देखा। नहीं मतलब हो सकती है log माइनस है का बेस में की उसमें आंसर हो भी सकता है। जैसे ये दिया अगर 1 की किसी जगह भी पे चीज की अगर पावर नेगेटिव नहीं नेगेटिव में आंसर में नेगेटिव नहीं हो सकता, पावर में नेगेटिव हो सकता है, आंसर में नहीं होगा, पावर में हो सकता है। चलो देखो log 10, अब अपन ने आंसर लिया e, ठीक है, log 10 आंसर लिया e, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर याद रखो। देखो 2.72 तो ये है, वो तो ये है, हम कह रहे हैं पावर क्या आएगी इसकी, पावर तो नहीं बता सकते देखो इसकी पावर आएगी 1/2 याद रखो, इसको याद रखना 1/2.303। इसका फॉर्मूला क्या होता है जो मैम ने पूछा था हम लोग से स्कूल में? क्या? नाटक है क्या ASC बुक में नहीं है, मैं पता है बुक में नहीं है। हम लोग की एड्रेस बता देते हैं ठीक है, देखो हम लोग को बताया क्या वो इक्वेशन का यूज होता है, उसके बाद वो एक कैलकुलेशन तब जब बुक में होता ही दिया है तो अपन होते ही बता दिए। चलो अब देखो, इतना देख लिया अपन ने, इतना लिख लिया, ये वाली वैल्यू भी लिख ली। log 10 e की क्या वैल्यू आती है 1/2.303, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो log की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं,
बाद में कराते जाएंगे, अभी इतनी चीज समझ लेना। लॉग की बाकी प्रॉपर्टीज हम बाद में कभी करा देंगे, अभी इतना लिख लो बेटा। कभी की वैल्यू भी लिखी। अब देखो जो log 10 e की वैल्यू होगी, मतलब log बेस 10 e की जो वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 2.72 मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, मतलब ये जो 1/2.303 है वो 0.3 और 0.47 के बीच में होगी। इतना अपन को देख ही रहा है। ठीक है, चलो अब बेटा log 1.5 था 1.5। ठीक बेटा है। क्या बोला? क्या बोला? मेरी क्लास के बच्चे चलो अब देखो यहाँ पे x की पावर n है, x की पावर n है, मतलब x की कुछ भी हो सकती है पावर, कोई भी पावर n हो सकती है। तो उस हिसाब से अपन को आंसर देना है n(x(n-1)। अगर x की पावर e होती, अगर x की पावर e होती तो क्या आंसर आता? तो 2.72 E minus one। और एक माइनस कर देते 2.72 x पावर 1.72, तो इसको तो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो पावर 1.72। अब देखो, अब अपन लेंगे n की पावर x। देखो x की पावर है, अब अपन ले लिया n की पावर x। देखो दोनों में अंतर क्या है, पहले x एक एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा था और n एक कांस्टेंट था। x एक एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन n एक कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब n 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, n कुछ भी हो सकता, लेकिन n एक कांस्टेंट रहता। अब अपन ने क्या किया, जो कांस्टेंट है उसको ले लिया नीचे बेस में, और जो ऊपर है उसको ले लिया पावर। कांस्टेंट को ले लिया बेस में, ऊपर जो है उसको ले लिया पावर। तो अब क्या हुआ, जो भी अपना वेरिएबल है, जो भी अपना वेरिएबल, जैसे देखो x वेरिएबल है ना, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और कांस्टेंट क्या है n, मतलब n 2 रहा है और x 1 2 3 4 कुछ भी होता जाएगा, n 3 रहेगा, x 1 2 3 4 कुछ भी होता जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो n की पावर x, अगर y इज इक्वल टू n की पावर x है, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? आंसर आएगा n की पावर x ln n, n की पावर x ln n। क्या मतलब हुआ, n की पावर x एडिटिव उतार दिया, फिर ln मतलब log e, log नीचे बेस e और n, मतलब अब log e और n का क्या मतलब है, आंसर इसका क्या रहता है, जो आगे रहता है पावर, इसकी अपन को पावर लिखना है। मतलब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पावर मिलेगी ना, इसको सॉल्व करने से अपन को पावर मिलेगी, लेकिन अपन को पता नहीं है क्या है, मतलब e की पावर क्या लाना है कि n आ जाए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो देखो n की पावर x ln n, ये हुआ आंसर किसका, n की पावर x का। एक ये हो गया। अब देखो, अब n अगर कुछ भी हो सकता है तो n e भी हो सकता है, e के स्पेशल नंबर, e को अलग से देखना पड़ता है। तो अपन ने लिया e की पावर x। अब देखो उसको अलग से लिखवाया क्यों, वैसे तो इसको भी अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्यों लिखवाया? इसका आंसर क्या आएगा जरा बताओ? e की पावर x, e की, देखो e कोई भी नंबर है, e की पावर x, आंसर क्या आएगा बताओ? e की पावर x ln n, 2. e की पावर x फिर ln n, ln n, क्यों e ln e आएगा ना। देखो यहाँ पे नीचे n था, इसलिए ln n आएगा। इस पे e की वैल्यू नहीं रखेंगे 2.72। नहीं रखने की जरूरत है, अपन तो देख ही रही है 2.72। तो देखो e की पावर x ln e, बताओ यार ln e की वैल्यू क्या होती है? ln e बाहर जाओगे बिल्कुल दोस्तों, मेरी गाड़ी में जाओगे क्या? वो ज्यादा है कि वन आई, ठीक है। 1 आएगी। अरे ln मतलब log बेस e, e की पावर क्या लगाएंगे, e आ जाए 1, e की पावर 1 लगाएंगे तो e आ जाएगा, तो मतलब ln e का आंसर आया 1। ठीक है, इसकी जो पावर आई वो आया 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। क्लियर? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये वाला क्लियर है। तो देखो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी निकाले तो भी वही आंसर आ जाता, लेकिन ऐसे ना निकालना पड़े। याद रहे e की पावर x मतलब e की उसकी पावर भी x। n की पावर x आनी चाहिए। हाँ नहीं, देखो n की पावर x, ln मतलब
log e n, अब log e n 1 थोड़ी आएगा, log e होता तो 1 आता, जैसे नीचे वाले केस में था log e n तो कुछ और आएगा, ठीक है, इसलिए ऊपर 1 नहीं आता और नीचे 1 आता है। अब यहाँ log e ना लिख के ln लिखते हैं, तो ln याद करने में सरल है, ln, ठीक है, l की पावर x ln n। एक और लिखो, अगर हमने यहाँ पे लिखा ln x, ln x मतलब log e x, ठीक है, अगर y है ln x, अगर y है ln x तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1/x, थोड़ा नीचे देखिए, ln x मतलब आएगा 1/x, नहीं है फिर ट्रिग्नोमेट्री वाली, चलो लिखो इतने लिखो, ln x नीचे है कि साथ का है? ln x मतलब x जो है, ln मतलब log e, हाँ, और जो x है वो b है कि a है? a होगा ना, क्योंकि b क्या होगा, b तो e होगा। अब ln लिखा है मतलब log और बेस में आएगा e, लिखो इतना लिखो, और ln e वो भी a है, क्या? e ln e वाला ln और ऊपर e, तो वो भी a है ना e, बताओ लिखो बताओ, ये जो e है ln e, ये वाला e है, क्या है? ये तो a की जगह आया, वो तो फिर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे b भी e है और a भी e है, चलो चलो हो गया, बन गया, देखो इतने लिख लिए। अब देखो कुल आंसर बताओ, कुल आंसर बताओ, हमने लिया मान लो लेकिन इसको मिटा देना मैं, ठीक है, चलो बताओ, हाँ आंसर एक्स क्यूब y मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई dx क्या होगा, ln x minus 3 आंसर थ्री एक्स स्क्वायर हमारी कॉपी में लिख के करना पड़ा लेकिन तुरंत तुरंत आंसर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5 फाइव 0 0 सबका है, y इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल टू 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, तो 9x की पावर 9x स्क्वायर, x का मतलब क्या है आंसर, आंसर है 9x स्क्वायर, हाँ क्या है, 27 की पावर, देखो 9 इंटू 3 जो भी आएगा एक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो dy बाई dx आएगा 0, ठीक है, 9 की पावर 3 जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट है, 9 3 जा 27, अभी कुछ भी आएगा वो एक कांस्टेंट है, 0 रहेगा आंसर। अब तो मैं इसको बताता हूं, 27 हम लोग कम से कम पास ही है। चलो 3 की पावर x, ये 27 की पावर 2 सही था ना, लेकिन 27 वहां जीरो हो गया। जब ये अरे नहीं ना, जब कांस्टेंट है तो पावर x लिखा ही नहीं है, जब x लिखा ही नहीं है मतलब x के साथ वेरी नहीं करना पड़ेगा, 3 into 3x, नीचे आएगा आंसर इसका आंसर चलो, इसका आंसर तो चलो 3 की पावर x, 3 की पावर x log e और n मतलब 3, n मतलब 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 की पावर x और ln 3, यही आंसर आया। हाँ, चलो 3 की पावर x, e की पावर x ln e या e की पावर x भी लिख सकते हैं सीधे। e की पावर x, चलो बताओ e की पावर 2, e की पावर 2, e तो 2 वही कितनी 2 e स्क्वायर, e एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है मतलब 0, अरे e 2.72 2.72 की पावर 2 लगाएंगे तो एक नंबर आएगा ना, नंबर मतलब कांस्टेंट, अब यहाँ पे जब x लिखा ही नहीं है कहीं तो
एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, समझ में आया? बताओ ln x ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, कुल अपन को नंबर डालना है, आंसर लिखना, नंबर डालना, आंसर लिखना है। अब देखो कुछ और सिखा देते हैं, अभी अपने पास टाइम है पूरा 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट हो जाएगा। ये चलो जल्दी करो। रुक जाइए। तो कर लो। e की पावर x हो गया। अब देखो ये हो गया अपने कुछ मेन फंक्शन हो गए। अब देखो कुछ आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुल याद कर लेना, अभी सिखाते खाते काले कुल याद कर लेना। अगर ये होता है y इक्वल टू साइन a, तो ये होता है cos a। y इक्वल टू अगर cos a है तो ये होता है माइनस साइन a, साइन cos देखो अपन को क्या करना है, cos a का माइनस साइन में होता है, इतना बस याद रख लेना। जितने भी c से शुरू होते हैं, जितने भी c से शुरू होते हैं उसकी डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आंसर आता है। जितने भी c से शुरू हो उसकी डिफरेंशिएशन का आंसर नेगेटिव आता है, मतलब एक माइनस होगा, एक ये जो भी आएगा माइनस होगा, एक ये जो भी आएगा माइनस होगा। अब tan का क्या आता है, tan sec स्क्वायर a, और a मतलब कोसेक स्क्वायर a, tan a sec a और a कोसेक a, याद बस कर लेना। ठीक है, इसमें वैसे भी समझाने का कुछ नहीं है, अलग वैल्यू दी नहीं है, कुल a की वैल्यू दी रहेगी। तो तुमको देखो a की जो भी वैल्यू दी रहेगी सामने भी a की वही वैल्यू आएगी, मतलब एंगल सामने भी वही एंगल रहेगा। बस साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर है, कॉट का कोसेक स्क्वायर है, सेक का टेन सेक और कोसेक का कॉट कोसेक। देख लो, कल इतनी याद करके आना जितना लिखवाए। हाँ, ये वाले उसके पिछले वाले भी देखो, ये 6 है, इसके पहले थे 5। ठीक है, 6 5 11, 11 का टेस्ट होगा। देखा जाए तो जैसे ये e की पावर x तो 2 बार लिखवा दिया था ना, n की पावर x और e की पावर x, तो कल सबसे पहले इसका टेस्ट लेंगे।